हाय, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्टडी विद कुलदीप में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को चला रहे थे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो लेसन है वो एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन के साथ है। तो आज हम इस सेशन में फाइनेंस कमीशन को देखेंगे। फाइनेंस कमीशन जो कि अनुच्छेद 280 के तहत वर्णित है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बेसिकली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी है उसको देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे जो कि हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि वित्त आयोग क्यों बना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके कार्य क्या हैं। तीसरी चीज़, आयोग की संरचना क्या है। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल क्या है, उनकी सेवा शर्तें क्या हैं और उनकी पदावधि क्या है, एवं आयोग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग को एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वर्णित किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या उससे पहले आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कब किया जाता है? हर 5वें वर्ष या उससे पहले आवश्यकता अनुसार। अब हम देखते हैं इसकी संरचना। आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य होते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य होते हैं। कहने का मतलब आयोग हमारा 5 मेंबर बॉडी है। कितने मेंबर बॉडी है? 5 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, हम इस चीज़ को देखते हैं। इनकी नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है, इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। अर्थात वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। अब बात आती है योग्यताओं की कि आखिरकार योग्यताएं क्या होनी चाहिए। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। संविधान ने यहाँ पे जो इन सदस्यों की बात कही गई है उसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं। उनकी योग्यता का निर्धारण करने का जो शक्ति है या जो अधिकार है वो किसको दिया है?
संसद को। तो संसद ने जो इनके लिए योग्यता के मापदंड बनाए हैं वो देखते हैं क्या है। संसद के अनुसार कैसा व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए? सार्वजनिक मामलों का अनुभवी। संसद के अनुसार सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहिए। उसके बाद जो इसके अन्य 4 सदस्य हैं उनको किस प्रकार चुना जाना चाहिए? तो उन चारों सदस्यों के लिए 4 यहाँ पे योग्यताएं वर्णित हैं, अर्थात प्रत्येक सदस्य इन चारों योग्यताओं में से किसी न किसी एक से मैच खाना चाहिए। नंबर 1, वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? वह या तो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। कैसा व्यक्ति? जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तो हमारा पहला सदस्य ऐसा होना चाहिए, दूसरा सदस्य ऐसा होना चाहिए। यानी कि पहले सदस्य को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति जिसमें भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। अब आते हैं हम तीसरे सदस्य पे, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। जिसको क्या हो? प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। अब हम देखते हैं अपने चौथे सदस्य को। चौथा सदस्य हमारा ऐसा व्यक्ति है जो अर्थशास्त्र का विशेष अनुभव रखता हो। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, अर्थात अर्थशास्त्र का विशेष अनुभव रखता हो। तो हमारे पास हमने संरचना में देखा कि ये 5 मेंबर बॉडी है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। उनकी योग्यताएं संविधान ने संसद को ऊपर छोड़ दी, अर्थात उनकी योग्यताओं का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि उनकी योग्यताओं के निर्धारण की शक्ति संसद को दी है। संसद ने उनकी योग्यताएं निम्न प्रकार वर्णित की, जिसके अनुसार उनका एक व्यक्ति ऐसा हो जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। उनका दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। उनका तीसरा सदस्य ऐसा हो जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। एवं उनका चौथा सदस्य ऐसा हो जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्यता धारण करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष जो है वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। इस प्रकार हमने योग्यताओं को देख लिया। अब हम देखते हैं आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ द कमीशन, अर्थात फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। आयोग के कार्य, तो आयोग के कार्यों में हम देखते हैं पहला कार्य है शुद्ध कर आय का वितरण। अब वितरण है तो आप आय का जो वितरण है उसको किस में करोगे? केंद्र और राज्यों के बीच। शुद्ध कर आय का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच, एवं इसका आवंटन राज्यों के बीच किया जाएगा, और जो इसका आवंटन है वो राज्यों के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संचित निधि से केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत होता है। भारत की संचित निधि से केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, अर्थात केंद्र जो हमारी संचित निधि है उसके धन से
राज्यों की सहायता के लिए उनको कुछ ग्रांट्स देता था, उनको कुछ अनुदान देता है, जो हमारे अनुच्छेद 275 में वर्णित हैं। तो उस सिद्धांत को एवं उस अनुदान को नियंत्रण करने के बारे में जो भी इसकी सलाह, राय एवं प्रक्रिया है, वो इसका एक कार्य है जिसको हमने इसके दूसरे कार्य के रूप में देखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य वित्त आयोग द्वारा, किसके द्वारा? राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर। देखो अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं वो कौन सा है हमारा? केंद्रीय वित्त आयोग। इसी प्रकार जिस प्रकार से केंद्र में वित्त आयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य का अपना अपना वित्त आयोग होता है। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की समेकित निधि का विस्तार करना। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त के सुदृढ़ीकरण के हित में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला जो आयोग को करने के लिए सौंपा जाए। नेक्स्ट है आयोग केंद्र और राज्यों द्वारा विभाज्य करों को साझा करने का आधार और राज्यों को हर 5 साल में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का निर्णय करता है। अब हम देखते हैं आयोग की शक्तियाँ। ये तो थे हमारे आयोग के कार्य। तो इसके कार्यों में हमने क्या देखा कि जो इनके पास आय है, किसके पास? केंद्र के पास, उसका केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, राज्यों के बीच बंटवारा, उसके बाद राज्यों को जो अनुदान देते हैं एज पर अनुच्छेद 275 उसको नियंत्रण संबंधी, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा जो भी आयोग को कार्य सौंपा जाए। नेक्स्ट राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में राज्य की समेकित निधि के विस्तार से संबंधित। अब हम देखते हैं आयोग की शक्तियाँ कि आयोग किस प्रकार की शक्तियाँ धारण करता है। वित्त आयोग की शक्तियाँ, तो जो वित्त आयोग है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार फाइनेंस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं। किसकी शक्तियाँ हैं? सिविल कोर्ट की। अब ये शक्तियाँ क्या होती हैं? इन शक्तियों के तहत यह कौन आयोग, कौन सा आयोग? वित्त आयोग गवाहों को बुला सकता है, किसी कार्यालय या अदालत से सार्वजनिक दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश करने के लिए कह सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति जी को। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपता है। जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं और यह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। वित्त आयोग जो भी केंद्र सरकार को सिफारिशें करता है वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, अर्थात ये केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। हालांकि इन्हें आमतौर पर मामूली संशोधन या सुधार के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं सदस्यों की अयोग्यता के आधार। इनको किन किन आधारों पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यदि हितों का टकराव हो तो, या विकृत दिमाग का हो, या किसी घृणित कार्य में शामिल पाया जाए। सदस्यों को कब कब अयोग्य आधारित किया जा सकता है या उनकी अयोग्यता के आधारों को जो मापदंड हैं वो क्या हैं? यदि उनके हितों का टकराव हो, या वह विकृत दिमाग पाया जाए, या फिर उनको किसी घृणित कार्य में शामिल पाया जाए।
अब हम देखते हैं सदस्यों का वेतन संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होता है। जो सदस्यों को वेतन प्राप्त होता है वो संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होता है। अब हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन की कुछ अनुशंसाएं। फाइनेंस कमीशन की कुछ अनुशंसाएं अर्थात वित्त आयोग ने कुछ सफल अनुशंसाएं की हैं। अब हम उन सफल अनुशंसाओं को देखते हैं कि वो क्या है। इन अनुशंसाओं में 3 मुख्य पहलू शामिल हैं। कितने पहलू शामिल हैं? 3 मुख्य पहलू शामिल हैं, जिनमें पहला है हमारा लंबवत हस्तांतरण अर्थात वर्टिकल डिवोल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी, अर्थात केंद्र एक तरफ और सभी राज्य एक तरफ, उन दोनों के बीच में करों का जो विभाजन है उसी को हम बोलते हैं लंबवत हस्तांतरण। नेक्स्ट है हमारा क्षैतिज हस्तांतरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है? राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन एक ऐसे फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है जो उनकी वित्तीय आवश्यकताओं, क्षमताओं और प्रदर्शन को परिलक्षित करता है। कहने का मुख्य मतलब यहाँ पे ये है कि राज्यों के बीच में जो भी हम उनको आय देते हैं उसका जो विभाजन है वो किस बेस पे किया जाए, उसका वर्णन हमें क्षैतिज वितरण में मिलता है। हमने अभी क्या देखा था? लंबवत वितरण। लंबवत वितरण में क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच। दूसरा है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या है? राज्यों के बीच। फॉर एग्जाम्पल भारत में 28 राज्य हैं, किस राज्य के पास कितना डिविजिव वैल्यू जानी चाहिए उसको आप किस बेस पे निर्धारण करोगे, उसके निर्धारण का जो फॉर्मूला है वो हमें क्षैतिज वितरण में प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा ग्रांट्स एंड एड अर्थात सहायता अनुदान। सहायता या सुधार की आवश्यकता रखने वाले विशिष्ट राज्यों या क्षेत्रों को अतिरिक्त हस्तांतरण, यहाँ पे क्या है? अतिरिक्त हस्तांतरण करना होता है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, अनुच्छेद 275 के तहत ये किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य बिंदु, जिनमें हमारा पहला पॉइंट है ऊर्ध्वाधर लंबवत हस्तांतरण के एक प्रमुख घटक के रूप में कर हस्तांतरण को पेश करना, जहां समय के साथ राज्यों की हिस्सेदारी को 10% से बढ़ाकर 42% तक किया गया है। देखो, एक समय वो था जब केंद्र के पास जो भी कर कलेक्टेड होते थे उस शुद्ध कर आय में से सिर्फ 10% ही राज्यों को दिया जाता था, बाकी 90% केंद्र के पास रहता था। बट धीरे धीरे समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गईं और जो हमारा 14वां वित्त आयोग था उसने केंद्र एवं राज्यों के बीच शुद्ध आय के वितरण में राज्यों का हिस्सा 42% कर दिया था। हालांकि हमारे 15वें वित्त आयोग ने इसको 1% घटाकर 41% रखा है, जो अभी प्रचलन में है। नेक्स्ट पॉइंट, राजकोषीय अनुशासन, जनसंख्या नियंत्रण, वन संरक्षण, बिजली क्षेत्र में सुधार आदि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की शुरुआत की गई, अर्थात परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्यों और स्थानीय निकायों की तैयारियों एवं प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए आपदा राहत निधियों की शुरुआत, जो पहले नहीं थी अभी क्या है, आपदा राहत निधियों की शुरुआत भी की गई है, ताकि राज्य और स्थानीय निकाय प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को बचा सकें
यदि आपदा आ गई, क्योंकि ये किसी के हाथ की बात नहीं है कि आपदा को रोक सके, तो उस परिस्थिति में उससे कैसे लड़ा जाए और उसके बाद होने वाली क्षति से कैसे उभरा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता और बुनियादी सेवाओं के वितरण में उनकी जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान की शुरुआत। जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं जैसे कि पंचायतें गाँवों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ, इन दोनों ही निकायों के लिए इन्होंने अनुदान की एक विशेष शुरुआत की है। इससे इन निकायों की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, वितरण, सांख्यिकी प्रणाली जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुदान की शुरुआत, ताकि इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय अंतराल और इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब हम देखते हैं इस पे आधारित कुछ प्रश्न। बीच बीच में हमने एक दो प्रश्नों में कुछ चीज़ें जो ऊपर नहीं कंप्लीट की थी उनको भी ऐड किया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये प्रीलिम्स का प्रश्न है और ये इसी वर्ष यानी 2023 की प्रीलिम्स अर्थात यूपीएससी सीएसई का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित? नंबर 1, जनांकीय निष्पादन। नंबर 2, वन और पारिस्थितिकीय। नंबर 3, शासन सुधार। नंबर 4, स्थिर सरकार। नंबर 5, कर एवं राजकोषीय प्रयास। हमारे पास 5 पॉइंट दिए हैं: जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकीय, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। समस्त कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने, किसने? 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निष्कर्ष के रूप में प्रयुक्त किया है? तो सवाल पहले समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न की यहाँ पे जो डिमांड है कि जो मैंने अभी आपसे क्षैतिज वितरण की बात की थी, राज्यों के बीच में आय एवं कर के बंटवारे की जो बात की थी, उसके लिए इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया, किस बेस पे करते हैं, किस राज्य को कितने प्रतिशत दिया जाए, किस आधार पर दिया जाए। तो 15वें वित्त आयोग ने उसके लिए 5 बिंदु निर्धारित किए हैं। उन 5 बिंदुओं में से पहला आधार है जनसंख्या, क्षेत्रफल और दूसरा है आय का अंतर। मतलब 2 तो हमें इधर पता चल गए, अब रह कितने गए? 3। वो 3 इनमें से कौन कौन से हैं? या वो तीनों इनमें हैं या इनमें वो तीनों नहीं हैं। पता चले उन तीनों में से एक हो या 2 हो या तीनों ही हो। आंसर देखते हैं हम इसका। हाँ, पहले विकल्प देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 4 और विकल्प डी सभी 5। अब देखते हैं एक बार फिर से सवाल को। देखो, जो ये जनांकीय निष्पादन है, ये आपका इसका पार्ट है। वन एवं पारिस्थितिकी भी पार्ट है और कर एवं राजकोषीय प्रयास भी पार्ट है। जबकि शासन सुधार और स्थिर सरकार इसके पार्ट नहीं है। तो 5 में से 2 तो हमें पहले से ही पता थे और जो 3 और पता करने थे वो 3 के तीनों इसमें हैं। इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी। दिस इज अवर करेक्ट आंसर।
ये एक पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि श्री अजय नारायण झा, जो कि 2021 में वित्त आयोग के सदस्य बने, अर्थात ये 15वें वित्त आयोग में सदस्य के रूप में शामिल हुए। और उसके बाद 15वें वित्त आयोग ने फिर 1 फरवरी 2021 को कोविड टाइम्स में, आप लोगों को पता होगा 19 to 21 कोविड का पीरियड था, तो कोविड टाइम्स में वित्त आयोग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। हमें इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है कि कोविड टाइम्स में वित्त आयोग। अगर ये रिपोर्ट, पहले तो इसमें देखो वित्त आयोग ऑलरेडी मेंशन है, तो अगर आप अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आपको पता चल ही जाएगा, बट फिर भी वो हमसे सवाल कर सकता है कि ये किस आयोग ने रिपोर्ट निकाली थी, 14वें आयोग ने, 15वें आयोग ने। उसके बाद वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस टाइम पे निकाली गई, तो हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि 1 फरवरी 2021 को। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, ये बस आपकी चीज़ों को जस्ट रिवाइज कराने के लिए, ताकि आप सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ो और आपको उसका सीधा सीधा आंसर मिले। उसके बाद नीचे फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हमसे सिंपल सी बात पूछी कि इसका गठन कौन करता है। कौन करता है इसका गठन? राष्ट्रपति जी। कब करते हैं? या तो प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग की संरचना क्या है? हमसे क्या पूछा गया है? इसकी संरचना। आयोग के अध्यक्ष और 4 सदस्य, अर्थात ये 5 मेंबर बॉडी है, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। अब हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, वर्षवार वित्त आयोगों की सूची जो नीचे तालिका में दी गई है। अर्थात जब से वित्त आयोग बना तब से अब तक आयोग की सूची हमें मिलेगी। इसमें क्या क्या होगा, कब कब आयोग गठित किया गया, कौन से नंबर का आयोग था और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। देखो, पहले वित्त आयोग कौन सा ये था? वित्त आयोग अध्यक्ष और नियुक्ति का वर्ष। अब हम इसमें देखते हैं पहले वित्त आयोग। इसकी अध्यक्षता की थी केसी नियोगी ने। किसने अध्यक्षता की थी? केसी नियोगी ने। इसका गठन कब हुआ था? 1951 में। तीसरा वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्षता की ए.के. चंदा ने। इसका गठन हुआ 1960 में। दूसरा वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्षता की के संथानम ने। इसकी नियुक्ति का वर्ष था 1956। ठीक इसी प्रकार ये प्रोसेस आगे चलती गई। जैसे चौथे में डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार, 5वें में महावीर त्यागी, 6ठे में ब्रह्मानंद रेड्डी, 7वें में जे.एम. सेलाट, 8वें में वाई.वी. चौहान, जो कि 1982 में गठन हुआ। 9वां N.K.P. साल्वे, जिसका गठन 1987 में हुआ। 10वां के.सी. पंत, जिसका गठन 1992 में हुआ। उसके बाद 12वां, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सी रंगराजन ने की थी और इसका गठन 2002 में हुआ। उसके बाद 13वां, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय केलकर ने 2007 में की थी। ये 3 हम थोड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि शुरू वालों से और लास्ट वालों से ही अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, जो 13वां वित्त आयोग था उसका गठन 2007 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय केलकर ने की। जबकि 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में किया गया और इसकी अध्यक्षता वाई.वी. रेड्डी ने की। जो अभी चल रहा है, जिसको हम 15वां वित्त आयोग बोलते हैं, इसका गठन 2017 में किया गया और इसकी अध्यक्षता
NK सिंह जी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है। भारत के वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न और उत्तर। तो हम पहले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला आयोग कब गठित किया गया। हमसे यही पूछ लिया गया, पहला आयोग कब गठित किया गया था और अब तक कितने आयोग गठित किए जा चुके। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 22 नवंबर 1951 को। कब हुआ? 22 नवंबर 1951 को। राष्ट्रपति के आदेश के तहत 6 अप्रैल 1952 को श्री KC नियोगी की अध्यक्षता में गठन किया गया था। अब तक हर 5 साल के अंतराल पर 15वें वित्त आयोग का 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। हमसे सवाल में क्या पूछा गया था? पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया और अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। तो पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 में किया गया था और अभी तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। हमसे क्या पूछा गया? नियुक्ति। वित्त आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिरकार हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? देखते हैं भाई। भारतीय संघीय प्रणाली, भारत में कैसी प्रणाली है? संघीय प्रणाली। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और जिम्मेदारियों के विभाजन की अनुमति देती है। संघीय प्रणाली में क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां और जिम्मेदारियों का विभाजन किया जाता है। तदनुसार अर्थात इसके अनुसार कराधान शक्तियां भी मोटे तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। राज्य विधानमंडल अपनी कुछ कराधान शक्तियां स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में संघीय प्रणाली अपनाएगी और संघीय प्रणाली में कराधान शक्तियों एवं जिम्मेदारियों को केंद्र एवं राज्यों के बीच में बांटा जाता है। जब हमें कराधान शक्तियों को केंद्र एवं राज्यों के बीच में बांटना है तो उसके लिए हमें जिस निकाय की आवश्यकता थी उस निकाय को ही हमने वित्त आयोग कहा और इसीलिए इसका गठन किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत में प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हमसे पूछा गया कितने टाइम पीरियड के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए दूसरे वर्ष के पश्चात, विकल्प बी तीसरे वर्ष के पश्चात, विकल्प 3 पाँचवें और विकल्प 4 चौथे वर्ष के पश्चात। आप बताइए कितने वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? सही उत्तर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमसे यह पूछा गया है, नीचे कुछ कथन दिए गए उनमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन है वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत किया गया है। क्या वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत किया जाता है? बिल्कुल नहीं जी, इसका गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, अतः हमारा पहला ही गलत हो गया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राज्यों के लिए सहायता अनुदान के प्रावधान है। बिल्कुल नहीं जी, राज्यों के लिए सहायता अनुदान के प्रावधान अनुच्छेद 275 के तहत हैं, अर्थात 1 और 2 आपस में अनुच्छेद के साथ इंटरचेंज कर दिए गए। नेक्स्ट है, यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। कोड क्या है? केवल 2
केवल 3, 1 और 2, 2 और 3। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन केवल 3। ये रही एक्सप्लेनेशन जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। 15वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे क्या पूछा गया? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन क्या है? 27 नवंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? 27 नवंबर 2017 को, ऐसा ये बोल रहा है। दूसरा है श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तीसरा है आयोग की सिफारिशें 2021 से 2026 की 5 वर्ष की अवधि को कवर करेंगी। और हमारा चौथा पॉइंट है आयोग को 30 अगस्त 2020 तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। देखो, आयोग की सिफारिशें 2021 से 26 की 5 वर्ष की अवधि को कवर करेंगी, ये बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। हमने नियुक्ति वाला पहले ही देख लिया था, 2017 में हुई। हमारा इसमें जो गलत है वो यही चौथे नंबर वाला विकल्प है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था। ऑप्शन 4, आयोग को 30 अगस्त 2020 तक अपनी रिपोर्ट देने को जो कहा गया यही हमारा गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता है? केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को कौन निर्धारित करता है? विकल्प ए वित्त मंत्रालय, 2 राष्ट्रीय विकास परिषद, 3 योजना आयोग, 4 वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग। सही उत्तर वित्त आयोग। अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन। हमसे क्या पूछा जा रहा है? वित्त आयोग का गठन कब होता है? प्रत्येक वर्ष, 4 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 5 वर्ष में एक बार। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा NK सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 2017 में। किसकी अध्यक्षता में? NK सिंह की अध्यक्षता में। इसकी सिफारिशें कब तक रहेंगी? वर्ष 2021-22 से 25-26 तक। इस प्रकार हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको यह सेशन भली भांति समझ आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद नहीं आया है तो आप इसको डिसलाइक अवश्य करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह पसंद क्यों नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।